नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस अर्थात वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग के अंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पॉइंट ऑफ सेल मशीन से भुगतान किस प्रकार किया जाता है ये बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रुपे कार्ड भुगतान। तो देखिए दोस्तों, ये रुपे कार्ड का मैंने चित्र आपकी बुक से लिया है, इसको आप सभी देख लीजिए। अब इससे पेमेंट किस तरह होता है, ये क्या है, इसको हम जानते हैं। तो देखिए, रुपए जो है ये रुपए और पेमेंट का एक संयोजन है। इसे भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है। यानी रुपए जो है इसको NPCI द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह जो कार्ड है ये डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है, यानी कि इंडियन एक वर्जन है। यह देश में भुगतान प्रणालियों की एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। जो हमारे देश में जो भुगतान प्रणालियों का एकीकरण है उसके इरादे से इसे बनाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, रुपए जो डेबिट कार्ड है इससे ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप कौन कौन से हैं। स्टेप टू पे ऑनलाइन रुपए डेबिट कार्ड। तो सबसे पहला देखिए, मर्चेंट वेबसाइट पर जाएं और रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए वेबसाइट पर कोई उत्पाद या सेवा ढूंढें। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मर्चेंट वेबसाइट पर जाना होगा और इस कार्ड के उपयोग के लिए वेबसाइट पर कोई उत्पाद या सेवा ढूंढनी होगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो अपना मोबाइल नंबर उसमें दर्ज करना होगा और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद भुगतान के पृष्ठ पर जाना होगा और भुगतान विकल्प के तहत भुगतान मोड के रूप में हमको रुपे डेबिट कार्ड चुनना होगा। इसके बाद देखिए, विवरण जो है हमको दर्ज करने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, और ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है। लॉक और HTTPS जो है यह सुनिश्चित करता है कि जिस वेबसाइट का उपयोग आप कर रहे हैं वो वेबसाइट पूरी तरह से सुरक्षित है और सत्यापित है। ये हमको दिखाता है HTTPS। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, देखिए, फिर प्रथम ट्रांजैक्शन करने के लिए वहाँ पंजीकरण भी आवश्यक होता है। अब पंजीकरण जब आवश्यक होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर आप देखिए अब कि पहले जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले
जो पहली बार जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें यानी कार्ड धारक को ई कॉमर्स के लिए सक्षम करने के लिए अपने रुपे कार्ड को पंजीकृत करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा रुपे कार्ड है इसको पंजीकृत करना होगा। पंजीकृत करने के लिए आप सभी जानते हैं कि कार्ड धारक को जो भुगतान की स्क्रीन है उस पर सभी उचित रुपे कार्ड विवरण दर्ज करना होगा। जैसे कार्ड का नंबर है, जो एक्सपायर डेट है यानी समाप्ति तिथि, और सीवीवी नंबर है। ये सुरक्षा जो कोड नंबर है जो 3 अंकों का होता है, कार्ड के पीछे लिखा होता है। तो ये सारी जानकारी हमको दर्ज करनी होगी। अब ये सब जानकारी दर्ज करने के बाद में फिर बैंक के साथ पंजीकृत कार्ड धारक के मोबाइल या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। फिर आप जानते हैं दोस्तों कि जब हम कार्ड का नंबर, समाप्ति तिथि यानी एक्सपायर डेट और सीवीवी नंबर जो है ये सब पंजीकृत कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं, तो फिर पंजीकृत मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आता है जिसको बैंक भेजता है। और ग्राहक ओटीपी की वांछित प्राप्ति के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी विकल्प चयन कर सकते हैं। यानी हमको जो है ओटीपी प्राप्त हो इसके लिए हमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वो एक विकल्प ही हमको चयन करना होगा। और ग्राहक को बैंक के साथ फिर पंजीकृत मोबाइल या ईमेल आईडी पर जो प्राप्त ओटीपी है उसको वो दर्ज भी करना होगा। फिर जो हमारे मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आता है फिर उसको हमें दर्ज करना होगा। और आपने किया भी होगा ऐसे पेमेंट करते समय। अब कार्ड धारक को फिर ओटीपी द्वारा प्रमाणीकरण के बाद जब आप ओटीपी डाल देते हैं और उसका प्रमाणीकरण हो जाता है तो उसके बाद कई चित्रों के मिश्रण का एक छोटा फ्रेम भी दिखाई देगा। कार्ड धारक को एक चित्र चुनना होता है। इसमें इस इमेज को बाद के सभी ट्रांजैक्शन के लिए याद रखना होता है। पर यहाँ क्या करना होता है, कार्ड धारक को एक चित्र चुनना होता है और जो चित्र वो यहाँ पे चुनेगा तो कार्ड धारक जो भी आगे ट्रांजैक्शन करेगा उन सभी में इस इमेज को याद रखना होगा। इसे पंजीकृत चित्र या रजिस्टर्ड इमेज भी कहा जाता है। या जो वो चित्र चुनता है उसको वो पंजीकृत चित्र या रजिस्टर्ड इमेज भी कहते हैं। और यदि कार्ड धारक इस पंजीकृत चित्र को भूल जाता है तो फिर उसे पुनः पंजीकरण करना पड़ता है। यानी ये चित्र को मान लीजिए अगर वो भूल गया तो उसको दोबारा पंजीकरण करना पड़ेगा। कार्ड धारक को एक वाक्यांश अर्थात अधिकतम 40 वर्ण तक प्रवेश करने के लिए कहा जाता है, जिसे भविष्य की ट्रांजैक्शन में पहचानने के लिए याद रखना होता है। यानी कार्ड धारक को एक वाक्यांश जो है वो भी प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने कई चीज़ों का पंजीकरण करते समय ये देखा होगा, भाई पूछा गया क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, या आपका जन्म कहाँ हुआ है, या आपका जो है प्रसिद्ध खेल कौन सा है, तो आप उसके लिए एक उत्तर याद करते हैं ताकि आप अगर पासवर्ड भूल जाएं तो उस स्थिति में वो आपको याद दिला दे। तो इसी तरह यहाँ पे भी कार्ड धारक को जो है एक वाक्यांश वो प्रवेश करने के लिए कहा जाता है ताकि भविष्य में जो ट्रांजैक्शन में पहचान के लिए उसको याद रखना होता है। आगे देखो दोस्तों,
कार्ड धारक को एक छोटे परिवर्तनशील पिन पैड फिर पेज दिखाया जाएगा। ये सबसे लास्ट की बात में, उसमें सबसे लास्ट में जो है एक पिन पैड पेज दिखाया जाएगा और यह पृष्ठ जो है रुपे कार्ड की डिजाइन की तरह दिखाई देगा। यह पृष्ठ कार्ड नंबर के अंतिम 4 अंकों को भी दिखाएगा। लास्ट के 4 अंक उनको दिखाएगा, शेष अंक जो है छुपे हुए होते हैं। कार्ड धारक जो होता है उसको केवल माउस क्लिक का उपयोग करके उसका सही एटीएम पिन दर्ज करना होगा। फिर जो है माउस से क्लिक करके और जो एटीएम पिन है उसको दर्ज करना होगा। कीबोर्ड प्रविष्टि की यहाँ अनुमति नहीं होती है और यह पिन पैड हर बार एक अंक को दर्ज करने के बाद अंकों में परिवर्तन करता है। इस प्रकार यहाँ एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा भी दी जाती है। तो इस तरह दोस्तों हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद में सबसे लास्ट में फिर क्या होता है देखिए, फिर स्वयं परिवर्तनशील पिन पैड का उपयोग करके हम सही एटीएम पिन दर्ज करने के बाद हमारा ट्रांजैक्शन सफल हो जाता है और उस ट्रांजैक्शन को बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसके उपरांत कार्ड धारक को एक सफलता दर्शाता पेज भी प्रदर्शित किया जाता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सफलतापूर्वक सक्सेस हो गया है। तो इस तरह जो है ये ट्रांजैक्शन की विधि है पहली। अब हम रुपए कार्ड से अगर अगला भुगतान करें तो उसकी क्या विधि है वो देखिए। अगला ट्रांजैक्शन यानी पंजीकरण के बाद, अब पंजीकरण आपने कर लिया है तो फिर हम सफलतापूर्वक, तो फिर अब ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे अगला वो देखिए। सबसे पहले हम मर्चेंट जो चेक आउट पेज पर ग्राहक को चाहिए गई और सही रुपए कार्ड की जानकारी दर्ज करनी होती है। सबसे पहले रुपए कार्ड जानकारी है, जैसे कार्ड का नंबर है, समाप्ति तिथि है या सीवीवी नंबर है, ये सब हमको सबसे पहले दर्ज करना होता है। आप कोई भी कार्ड चुनिए, चाहे आप डेबिट कार्ड चुनिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड चुनिए, चाहे आप रुपए कार्ड चुनिए, चाहे आप और कोई भी कार्ड ले लीजिए, सबसे पहले आपको कार्ड का नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी नंबर जो है ये दर्ज करना पड़ता है। कभी कभी जो कार्ड में नाम होता है वो नाम भी आपको दर्ज करना पड़ता है। एक बार जब ग्राहक एक पंजीकृत रुपए कार्ड का विवरण दर्ज कर देगा तो कार्ड धारक सत्यापन के लिए सीधे चित्र चयन पृष्ठ पर रूट किया जाता है। यानी जब कार्ड का नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी नंबर डाल देता है तो उसके बाद में कार्ड धारक को सत्यापन के लिए जो चित्र उसने शुरू में चुना था उस चित्र को फिर चुनने के लिए उसके पृष्ठ पर रूट किया जाता है, कहा जाता है। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ओटीपी केवल रुपए कार्ड के करंट पंजीकरण के समय या कार्ड के पुनः पंजीकरण के समय आवश्यक है। इस केस में कार्ड पहले से ही पंजीकृत है, इसलिए ओटीपी भाग प्रदर्शित नहीं होता है। अब देखिए हमने पंजीकरण कर दिया है तो जो ओटीपी का जो भाग है वो अब प्रदर्शित नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रुपए कार्ड में पंजीकरण के समय ही या पुनः पंजीकरण के समय ही ओटीपी का
जो है ऑप्शन आता है। और अब जो है हम पेमेंट कर रहे हैं पंजीकरण के बाद, इसलिए जो OTP का जो भाग है वो अब प्रदर्शित नहीं होता है। अब क्या करना है, देखिए कार्ड धारक को, अब कार्ड धारक को प्रदर्शित 20 जो इमेज मैसेज, सही इमेज को पहचानना होगा। जो कार्ड धारक को 20 इमेज दिखाई जाएंगी तो उसमें सही इमेज जो पहले ट्रांजैक्शन के दौरान उसने पंजीकृत की थी, चुनी थी, वो इमेज को अब पहचानना होगा। और अगली स्क्रीन में सही इमेज का चयन करने के बाद कार्ड धारक के सामने एक वाक्यांश प्रदर्शित होगा, जिसे रुपे डेबिट कार्ड द्वारा पिछले 3 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पे सिक्योर के जरिए पंजीकरण के दौरान दर्ज किया था। तो उस वाक्यांश को भी यहाँ पर चुनना होगा, वो प्रदर्शित होगा। अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए कार्ड धारक को सही वाक्यांश को स्वीकार करना होगा और फिर कार्ड धारक को एक स्वयं परिवर्तनशील पिन पेड पेज दिखाया जाएगा। यह पृष्ठ जो है रुपे कार्ड की डिजाइन की तरह दिखाई देगा। इस पृष्ठ में भी कार्ड के जो अंतिम कार्ड नंबर के जो अंतिम 4 अंक होते हैं वो दिखाए जाएंगे, शेष अंक जो है वो छुपे हुए होते हैं। कार्ड धारक को केवल माउस क्लिक का उपयोग करके उसका सही ATM पिन दर्ज करना होगा। कीबोर्ड प्रविष्टि की अनुमति इसमें नहीं होती है, पंजीकरण में भी नहीं होती है और यहाँ पे भी नहीं होती है। यह पिन पैड हर बार एक अंक को दर्ज करने के बाद अंकों में परिवर्तन करता है। इस प्रकार यहाँ एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा दी जाती है और सही पिन अंक दर्ज करने के बाद जमा करें, इस पर हमको क्लिक करना होगा। और जब हमारा पेमेंट सफल हो जाता है तो सही ATM पिन दर्ज करने के बाद ही हमारा ट्रांजैक्शन जो है सफल होगा और बैंक जो है ट्रांजैक्शन की अनुमति देगा। इसके उपरांत ग्राहक को एक सफलता दर्शाता एक पृष्ठ जो है प्रदर्शित किया जाएगा, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया है, इस तरह का। तो ये जो है रुपे कार्ड से पेमेंट यानी भुगतान करने का जो है एक विधि है। अब हम पढ़ते हैं नेट बैंकिंग भुगतान कि नेट बैंकिंग से जो है भुगतान किस तरह करते हैं। आपने किया होगा, आजकल जो है नेट बैंकिंग का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। आपके बैंक की इंटरनेट जो बैंकिंग सेवा का उपयोग भारत में सबसे लोकप्रिय भुगतान विधियों में से एक है। जो इंटरनेट बैंकिंग सेवा है ये भी जो है भारत में सबसे लोकप्रिय भुगतान विधि में से एक है। यह डेबिट कार्ड द्वारा की गई खरीद के ही समान है, सिवाय इसके कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके भुगतान करते हैं। वैसे तो ये डेबिट कार्ड के समान ही है। जिस तरह डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं कोई भी सामान खरीदने पर तो तुरंत हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं, इसी तरह जो है नेट बैंकिंग से जो हम भुगतान करते हैं तो पहले हमको इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करना होगा, क्योंकि नेट बैंकिंग के लिए बैंक हमें आईडी और पासवर्ड यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड देता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि हमको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलते हैं नेट बैंकिंग के। तो उस यूज़र आईडी पासवर्ड को जो उस बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के हमको वहाँ लॉगिन करना होगा।
हम लॉगिन जब होते हैं तो उन आईडी और पासवर्ड के जरिए हम उसका भुगतान करते हैं। इस मामले में भी आपके द्वारा खरीदारी करने के बाद तुरंत राशि आपके बैंक खाते से काट ली जाती है। अब देखिए नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप क्या है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, फिर भी आप थ्योरी के रूप में आप सीखिए। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है या नहीं। सबसे पहले तो हमको ये सुनिश्चित करना होगा। मर्चेंट वेबसाइट आपको अपने भुगतान विधि के लिए पूछेगी, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट जो वेबसाइट है वो भुगतान विधि पूछती है कि आप जो है भुगतान किस विधि से करोगे, नेट बैंकिंग से करोगे या डेबिट कार्ड से करोगे या क्यूआर कोड से करोगे या जो है अभी आया था रुपे कार्ड से करोगे। इस तरह जो विधि आती है उनमें हमको नेट बैंकिंग का ऑप्शन चुनना होगा और उसके बाद आपको अपनी भुगतान विधि के रूप में नेट बैंकिंग को चुनना होगा। कुछ मामलों में मर्चेंट वेबसाइट जो है आपको भुगतान गेटवे पर पुनः निर्देशित अर्थात रीडायरेक्ट भी करेगी। कभी कभी क्या होता है कि मर्चेंट वेबसाइट जो है रीडायरेक्ट भी कर देती है। आगे देखिए, यहाँ पर ये बात अत्यंत आवश्यक है और ये जितनी भी मैं पेमेंट करने की विधि बता रहा हूँ उन सब में ये आ रहा है कि विवरण दर्ज करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉग प्रतीक और HTTPS है या नहीं। यहाँ HTTPS का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। लॉग और HTTPS ये सुनिश्चित करते हैं कि आप जिस वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं वह पूरी तरह सुरक्षित है और वो सत्यापित है। इसके बाद में देखिए, भुगतान पद्धति के रूप में नेट बैंकिंग का चयन करते समय आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए भी कहा जाएगा कि आपने जो नेट बैंकिंग ले रखी है वो किस बैंक की है। ये भी आपको कहा जाएगा जहां आपका इंटरनेट बैंकिंग खाता है, क्योंकि जिस बैंक से आपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है तो उस बैंक का भी आपको चयन करना होगा कि आपके पास जो नेट बैंकिंग के यूजर आईडी पासवर्ड हैं वो कौन सी बैंकिंग के हैं। और फिर आपको भुगतान करने के लिए अपनी बैंक की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित भी किया जाएगा। आगे देखिए, अपने खाते में लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। एक बार लॉगिन सफलतापूर्वक करने के उपरांत आपको अपनी राशि की पुष्टि करने की भी आवश्यकता होगी। यानी एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर जो आप राशि है उसकी पुष्टि करने की भी आवश्यकता होगी। अधिकांश जो वेबसाइट होती हैं वो आपके भुगतान प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण के रूप में एक OTP का उपयोग भी करती है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर या मेल पर एक OTP भी आता है जब आप भुगतान करते हैं, और आपने ऐसा किया भी होगा और देखा भी होगा। OTP जो है आपके बैंक खाते से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जो बैंक खाते से जो रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत मोबाइल नंबर होता है उसी पर भेजा जाएगा। कुछ बैंक अतिरिक्त सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं जैसे डेबिट कार्ड पिन, दृढ़ विवरण आदि भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, OTP के बाद में लास्ट ऑप्शन है ये, पर आप अपने बैंक से ट्रांजैक्शन के सफल समापन पर एक ट्रांजैक्शन अपडेट भी प्राप्त करेंगे।
यानी जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन सफल हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर एक क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन अपडेट भी आ जाएगा, यानी एक मैसेज भी आएगा और आपके द्वारा किए गए भुगतान के साथ किसी भी मुद्दे के मामले में यह उपयोगी भी हो सकता है। तो इस तरह हम जो है नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ये देखिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, ये आपने देख रखी होगी, ये भी मैंने जो है आपके RSCIT बुक से ली है कि जो आजकल खुदरा दुकानदारी होती है, छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं उनके यहाँ एक मशीन मिलती है जिसको हम POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी कहते हैं। इससे भी हम जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल जो है टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थान पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। जो खुदरा स्थान है वहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देता है और ये निम्नलिखित कार्य भी करता है। पहला देखिए, किसी ग्राहक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी पढ़ता है। उसके बाद ये जांचता है कि ग्राहक के बैंक खाते में पर्याप्त धन है या नहीं। इसके बाद ग्राहक के खाते से विक्रेता के खाते में धनराशि को ये ट्रांसफ़र करता है या क्रेडिट कार्ड से धन ट्रांसफ़र करता है और लास्ट में जो है ट्रांजैक्शन दर्ज करता है और एक रसीद भी प्रिंट करता है। इस प्रकार से हम जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने ये जाना कि रुपए डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या पॉइंट ऑफ सेल मशीन से पेमेंट किस तरह करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा आपके मन में कोई कमेंट लिखना है, कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट अवश्य करें और हमारी वीडियो के बारे में भी कमेंट करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।